Good morning, students. This is History, Class 10th, Chapter 4, The Age of Industrialization, and this is going to be the fourth class on this chapter. तक हमने जाना कि ब्रिटेन जो देश था वो पहला औद्योगिक देश बना, औद्योगिक क्रांति वहाँ आई। उसके बाद हमने जाना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले का जो फेज़ है, जो आरंभिक फेज़ है, आरंभिक समय है, उसमें जो वस्तुओं का निर्माण फैक्ट्री और उद्योगों की बजाय कुटीर उद्योगों में हाथ से वस्तुएं तैयार की जाती थी और फिर उनका बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में उनका आदान प्रदान होता था। उसके बाद हमने देखा दी फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब मशीनों से वस्तुएं तैयार की जाने लगी, एक छत के नीचे वस्तु तैयार होती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका आदान प्रदान होता था। क्लास में हम जानेंगे कि जो औद्योगिकरण है, जो औद्योगिक क्रांति है, उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो कितनी तेज थी। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? First, the most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metals. Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s. After that, the iron and steel industry led the way with the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s. The demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about £77 million, double the value of its cotton export. औद्योगिकरण के पहले फेज की अगर बात करें तो हम जानेंगे कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक तक सूती कपड़ा उद्योग एक लीडिंग इंडस्ट्री के एक अग्रणी उद्योग रहा। लेकिन जब हम बात करें 1840s के बाद की, 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के बाद की, जब रेलवे लाइन बिछाई गई, जो उपनिवेश है उदाहरण के लिए भारत, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई, तो आयरन और स्टील, लोहा और इस्पात की मांग इतनी बढ़ गई कि 1873 में हम पाते हैं कि ब्रिटेन जो औद्योगिकरण के पहले फेज में सूती कपड़ा बनाने में आगे था, अब वो सूती कपड़े के निर्यात के दुगनी कीमत का लोहा और इस्पात निर्यात करने लग गया था। भाव है कि लोहा इस्पात उद्योग भी अग्रणी उद्योगों में शामिल हो गया था। सेकंड, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इवन एट द एंड ऑफ द 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. Textiles was a dynamic sector, but a large portion of the output was produced not within factories but outside within domestic units. बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जो परंपरागत उद्योग थे, परंपरागत तरीके से जो कपड़ा तैयार किया जाता था, उसको आसानी से मशीन्स के द्वारा तैयार किया गया कपड़ा बदल नहीं सकता था। यहाँ तक कि हम जाने कि 20% से भी कम जो वर्कफोर्स था, जो कामगार लोग थे, वो मशीनों से कपड़ा तैयार करने में व्यस्त थे, जबकि जो बचा हुआ जो 80% के जो लोग थे, जो वर्कफोर्स था ब्रिटेन का, वो अब भी परंपरागत तरीके से कपड़ा तैयार करता था और घरेलू उद्योग अब भी चल रहे थे। थर्ड, द पेस ऑफ चेंज
in the traditional industries was not set by steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements. हमने जाना कि तकनीक से, मशीनों से तैयार माल आसानी से परंपरागत माल को नहीं बदल पा रहा था। वहीं जो परंपरागत उद्योग थे उनमें मशीनों का प्रयोग तो नहीं हो रहा था, हाथ से वस्तुएं तैयार की जा रही थी, लेकिन वो पिछड़ा हुआ पूरी तरह से नहीं था। अब भी परंपरागत उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोट्री, बर्तन बनाना, ग्लास वर्क, कांच का सामान, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर बनाना एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स और औजार बनाना, ये उद्योग अब भी विकास कर रहे थे। उद्योगों में विकास के कारण परंपरागत इंडस्ट्री जीवित थी। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. The machines often broke down and repair was costly. They were not as effective as the inventors and manufacturers claimed. अब चौथी बात जो हमें समझनी है कि एक तरफ तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, दूसरी तरफ लोग आसानी से बहुत जल्दी मशीनों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण हो सकता है कि जो तकनीक है, जो मशीनें हैं, वो महंगी थी और उद्योगपति और जो व्यापारी थे वो जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। अगर नई मशीनें हैं, अगर वो खराब हो जाती हैं, उनकी मरम्मत करनी पड़ेगी, उनको ठीक करना पड़ेगा, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है, जो एक्सपेंडिचर है, वो ज़्यादा हो सकता था। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could not find no buyers. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. Of these, 80 were in cotton industries, 9 in wool industries, and the rest in mining, canal works, and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century, so even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by the industrialists. उदाहरण की सहायता से समझें कि लोग तकनीक को, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने में टाइम लगा रहे थे, तो हम समझेंगे कि स्टीम इंजन के द्वारा, भाप इंजन के द्वारा, जो जेम्स वोट ने उसको फाइनल रूप दिया 1781 में, और उसको रूप तो दे दिया। जेम्स वोट ने जो स्टीम इंजन है वो तैयार तो कर दिया, लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करते हैं तो पूरे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन थे, जिनमें 80 इंजन सूती कपड़ा उद्योग में, 9 ऊन उद्योग में, और जो बाकी बचे हुए इंजन हैं वो खदानों में, नहर बनाने में और लोहे का सामान बनाने में प्रयोग किए जा रहे थे। और बहुत 19वीं शताब्दी के बहुत बाद में इंजनों, जो स्टीम इंजन है, उनका प्रयोग बढ़ा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नई तकनीक जो उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकती थी, उसको भी उद्योगपति आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं थे। Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid-19th century was not mechanic operator, but was not machine operator, but a traditional craftsperson and laborer। पर हम कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि जो टिपिकल वर्कर था 19वीं शताब्दी के मध्य में, वो मशीन पर काम करने वाले की बजाय परंपरागत रूप से काम करने वाला कारीगर
या शिल्पकार या मजदूर ही था। थैंक्स।